नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में घुसे भी नहीं दोस्तों राहुल गांधी, उससे पहले ही भाजपाइयों के छूटे पसीने। अगला दौरा कर्नाटक में जी भारत जोड़ो यात्रा का, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अभी तो राहुल गांधी ने शुरुआत की थी, उससे पहले ही लगने लगे गोड़ से मुर्दाबाद के नारे। जी हाँ, बीजेपी का प्रवक्ता गौरव भाटिया बोला गोड़ से मुर्दाबाद, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी पीएफआई खेल रही है, पूरे देश के मुसलमानों को परेशान कर रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर उद्धव ठाकरे भड़के भारतीय जनता पार्टी पर, बोले रैली तो निकल कर रहेगी, उसकी अनुमति भी मिल गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर आजम खान के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, बोले इन भाजपाइयों का कोई यकीन नहीं, झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, राज्यपाल से मिलकर भी की शिकायत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भाजपाई नेता ने अंकिता का किया मर्डर, जिसके बाद लोगों ने जमकर चप्पल जूते चलाए, लेकिन अब इसमें एक बड़ा खुलासा भी हुआ है, उसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी की बोली बोलना पड़ गया महंगा, लोगों ने दोस्तों खदेड़ खदेड़ कर भगाया, इसके बारे में बताएंगे, इनके ही लोगों ने खदेड़ दिया। वहीं पर दोस्तों गालीबाज श्रीकांत त्यागी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नहीं मिली अभी भी राहत। वहीं पर आपको बता दें दशहरे के बाद दोस्तों होगी 370 की सुनवाई। दरअसल आपको बता दें 370 हटाने के बाद से काफी बवाल था, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गुजरात में बीजेपी के नेताओं ने ही कर दिया बीजेपी के साथ खेला। जी हाँ, अब आपको बता दें बगावत शुरू। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी के साथ दिखाया दिया दिव्यांग चलता हुआ वीडियो, हो गया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। बताएंगे आखिरकार ये बंदा क्या कहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर पवन खेड़ा ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले 15 दिन में ही बीजेपी की हवा टाइट हो गई है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर कर बताएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों अभी तो राहुल गांधी ने शुरुआत ही की थी कि बीजेपी के पसीने छूट गए। अभी तो महज भारत जोड़ो यात्रा को 15 दिन हुए कि बीजेपी दोस्तों बैकफुट पर चली गई। जो लोग दोस्तों आप समझिए सावरकर और जो है यहाँ पर गोडसे को अपना पप्पा मानकर चल रहे थे, अब वो गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कल एक डिबेट हुई, उस डिबेट में गौरव भाटिया, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेते और भी काफी कुछ दिखाई दिया। लेकिन दोस्तों हमने पहली बार क्या देखा कि जो भाजपाई गोड़ से मुर्दाबाद कहने से डरते हैं, जो भाजपाई दोस्तों इन चीजों से बचते हैं कि हम गोडसे और सावरकर के बारे में कुछ ना कहें, वरना जो अंधभक्तों की टोली है वो हमसे नाराज हो जाएगी। जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर ये सब कुछ फैलाया, आज वो राहुल गांधी की यात्रा से डर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी जल्द ही कर्नाटक में जाने वाले हैं, और जिस तरीके से दोस्तों राहुल गांधी को केरल और जितनी भी राज्यों से राहुल गांधी गुजर रहे हैं वहां पर उनको अपार सफलता मिल रही है, ये देखकर बीजेपी बौखला गई है। अब आपको पता है कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, और अगर कर्नाटक में भी राहुल गांधी को यही प्रतिक्रिया मिलती है तो बीजेपी की बौखलाहट 100 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि बीजेपी यही नहीं चाहती है कि कर्नाटक में राहुल जाएं और तहलका मचा दें, और यही होने वाला है। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर रुकती नहीं है। राहुल गांधी का वीडियो एक दिव्यांग के साथ वायरल हो रहा है दोस्तों। उस वीडियो में वो दिव्यांग लड़का कहता हुआ नजर आ रहा है कि फिलहाल मैं आपके साथ इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मैं एक प्राउड इंडिया चाहता हूं। आप समझिए, कहने को दोस्तों वो पैरों से अपाहिज है, लेकिन हिम्मत देखिए कि राहुल गांधी के साथ पैदल चला जा रहा है, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें बंदा साफ साफ कह रहा है कि मैं आपके लिए साथ इसलिए चल रहा हूं इस हालत में भी पैदल, क्योंकि मैं एक प्राउड इंडिया चाहता हूं। यानी कि दोस्तों इंडिया में सब लोग पढ़े लिखे हों, नफरत कहीं नहीं हो, सिर्फ हम अपने आने वाले कल को देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक दुनिया में प्यार नहीं होगा तब तक दोस्तों इसको कोई मतलब नहीं रह जाता है।
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पूरे देश में पीएफआई खेला जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, ओवैसी ने भाजपा पर भड़ास निकालते हुए कहा है कि फिलहाल मदरसों को टारगेट बनाकर लोगों के ऊपर पीएफआई का इल्जाम लगाकर बीजेपी कर रही है मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार। आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल इन दिनों पीएफआई को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। कल केरला में सड़क पर लोग बैठ गए और पीएफआई का खेल जो था बीजेपी का, उसको एक्सपोज कर दिया। सब जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी को कुछ चीजें ही दिखाई दे रही हैं। आप देखिए कि अचानक से दोस्तों देश में पीएफआई का खेल चलने लगा, सारे मदरसों के सर्वे होने लगे। ये कहा जाने लगा कि मदरसों में जो यहाँ पर आतंकवाद की ट्रेनिंगें दी जाती हैं और इसीलिए सारी तफ्तीश हो रही है। लेकिन अब पीएफआई का खेल बीजेपी को भारी पड़ रहा है। आपको बता दें, कई राज्यों में बीजेपी के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है, जिसमें सबसे पहला राज्य तो केरल ही आता है और केरल में भारतीय जनता पार्टी का जमकर विरोध हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरह से सरकार बना ले अपनी, लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध हर जगह होता है। इन लोग का सरकार बनाने का तरीका ही कुछ और है। जनता तो इन्हें वोट देती नहीं है, जनता इनको दोस्तों नकार देती है। लेकिन ये सरकार में खरीद फरोश कर विधायकों को तोड़ जोड़ कर अपनी सरकार बना लेते हैं और फिर बेगैरती से ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि देश की जनता हमारे साथ है। ये जनता का ही प्यार है। बताइए आप, पैसे देकर विधायकों को खरीदा जाता है, ईडी सीबीआई से डराया जाता है, अपनी सरकार बना ली जाती है। उसके बाद बेशर्मी देखिए कि बेशर्मी से ये कहा जाता है कि भैया ये तो जनता का प्यार है इसलिए हमारी सरकार बन गई। अरे भैया, अगर जनता का प्यार होता तो वो आपको वोट देती, आपकी सरकार बनती। लेकिन ना ही महाराष्ट्र में आपकी सरकार बन पाई, ना आपकी राजस्थान में बन पाई थी, ना मध्य प्रदेश में बन पाई थी, ना ही कर्नाटक में बन पाई थी। हर जगह आपने जो है खरीद फरोश कर अपनी सरकार बना ली और फिर बेशर्मी से कहा कि ये तो जनता का ही फैसला था। जनता का फैसला होता तो वो वोट देती आपको। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो मोहन भागवत इलियास पे, जी हाँ इलियास, आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल मोहन भागवत और इमाम इलियास की जो मुलाकात हुई थी दोस्तों, महाशय ने जो बेसिकली मोहन भागवत है उनको दोस्तों राष्ट्रपिता बता दिया। अब आप बताइए, ये दोस्तों अगर इसको चापलूसी ना कहा जाए इमाम इलियास की तो फिर क्या कहा जाए। दरअसल दोस्तों कुछ ऐसे इमाम भी हैं, कुछ ऐसे जो है धर्मगुरु भी हैं जो बीजेपी की, दोस्तों आप समझिए, बीजेपी की तरफदारी और बीजेपी की जो है यहाँ पर मुखालफत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन हम बात कर रहे हैं इमाम इलियास की। दरअसल दोस्तों मोहन भागवत जाते हैं मदरसे में, मदरसे में जाने के बाद मोहन भागवत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों इमाम इलियास जो कि देश को बेवकूफ बना रहे हैं ये वीडियो बताकर, उनको मदरसे में बुलाकर, और मोहन भागवत को उन्होंने राष्ट्रपिता बता दिया। दोस्तों ये आरएसएस वही है, ये आरएसएस वही है दोस्तों जिसने देश की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था तब आरएसएस भाग निकली थी। और आप एक ऐसे इंसान को राष्ट्रपिता बता रहा हो, गांधी जी से कंपेयर कर रहा हो, जिन्होंने देश की लड़ाई में कोई साथ ही नहीं दिया है। और उसके बाद आप समझिए जिस तरीके से ये इमाम इलियास दोस्तों तारीफ कर रहा था मोहन भागवत की, इससे साफ दिखाई दे रहा था कि दरअसल ये बीजेपी का एजेंडा चला रहा है। हो सकता है भाई इमाम इलियास को समर्थन मिला हुआ होगा बीजेपी का, इनके यहाँ छापे नहीं पड़ना होंगे, इनकी जो काली कमाई है उस पर बीजेपी नजर नहीं डाल रही होगी। आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे, बस ऐसे ही हम लोग भारत को कमजोर करेंगे। यही तो बीजेपी का प्लान होता है। दरअसल दोस्तों कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी से मिल जाते हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों का दिमाग भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं कि देखो भैया बीजेपी तो बहुत अच्छी है, आरएसएस तो बहुत अच्छी है जो आपके और हमारे लिए काम कर रही है। आप समझिए। और इमाम इलियास को दोस्तों किसने यह हक दिया कि वो महात्मा गांधी से जो है यहाँ पर दोस्तों एक ऐसे इंसान को कंपेयर कर दे, मोहन भागवत को, जो कि आरएसएस का है। और ऐसा दोस्तों इन्होंने क्या किया, आरएसएस वालों ने देश के लिए जो मोहन भागवत को राष्ट्रपिता का वो दे दिया गया। और यही बातें नहीं बोली इमाम इलियास ने, कई ऐसी बातें बोली हैं जिस पर मुस्लिम समुदाय भी आपत्तियां उठा रहा है। दरअसल दोस्तों बीजेपी की पुल प्लानिंग समझिए, बीजेपी
भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कहा है कि मैं इस देश को जोड़ने निकला हूं। जो हिंदू मुसलमान में बीजेपी ने जो खाई गहरी कर दी है, उस खाई को राहुल गांधी भर रहे हैं। बेसिकली दोस्तों, जब आपको चोट लगती है तो आप उस जख्म पर मरहम लगाते हो, और जब दोस्तों देश में नफरत फैल गई है तो राहुल गांधी उस जख्म पर, समझिए, और देश के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है। और ये बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि इन 15 दिनों में जितनी राहुल गांधी की चर्चा हुई है, उतनी मुझे लगता है दोस्तों 8 सालों में भी नहीं हुई होगी, या अब तक राहुल गांधी का जितना कैरियर था उसमें भी नहीं हुई होगी। भारत जोड़ो यात्रा की जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं, जिस तरीके से दोस्तों ये पॉपुलर हो रहे हैं राहुल गांधी, ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप समझिए, अचानक से जब राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम भाइयों को जोड़ने निकले भारत जोड़ो यात्रा के तहत, तो अचानक से मोहन भागवत को मुसलमानों की याद आ गई। उन्हें मुसलमानों के बारे में इतनी चिंता होने लगी कि इमाम इलियास के पास पहुंच गए। और इमाम इलियास, जो कि बीजेपी का एक, मैं इसको दोस्तों प्रवक्ता ही कहूंगा, क्योंकि मुझे तो ये प्रवक्ता ही लगा जिस तरीके से इसने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बता दिया। ऐसे इमाम ही होते हैं दोस्तों जो मुसलमानों को खाई का रास्ता बताते हैं। आप समझिए, बीजेपी ने कभी मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, मुस्लिम भाइयों के लिए, लेकिन उसके बाद भी इमाम इलियास जो है तारीफों के पुल बांध रहा था मोहन भागवत के। सिर्फ बात यही नहीं रुकती है, राहुल गांधी से इतने बौखला गए मोहन भागवत के मुसलमानों की तारीफें करने लगे, मुसलमानों के बारे में कसीदे पढ़ने लगे। अचानक से इनको मुसलमानों की इतनी चिंता हो गई। आप समझिए, सिर्फ ये मामला दोस्तों आज या कल का नहीं है। दरअसल ये बीजेपी का एजेंडा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हो रही है। अब अगला दौरा राहुल गांधी का कर्नाटक में है। कर्नाटक बीजेपी का गढ़ है, यानी कि अभी वहां पर बीजेपी की सरकार चल रही है। बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी कर्नाटक में भी हमारी खदिया उधेड़ दें, हमें जो है यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सपोज कर दें। और यही बात है दोस्तों जो राहुल गांधी से इतना ज्यादा डरा जा रहा है। वरना दोस्तों बीजेपी का प्रवक्ता गौरव भाटिया, जो कि गोडसे और दोस्तों आप समझिए सावरकर का बहुत बड़ा मुरीद है, उसने भी लाइव डिबेट में जब सुप्रिया श्रीनेता ने इसको इतना खिलपा दिया कि बोलो अगर तुम हो देशभक्त तो बोलो गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। जब दोस्तों गौरव भाटिया को लगा कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेता मेरे ऊपर भारी पड़ रही हैं, तब दोस्तों बौखलाहट में गौरव भाटिया ने बोल दिया कि गोडसे मुर्दाबाद। इसका साफ मतलब क्या निकलता है कि गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाने के बाद गौरव भाटिया ये समझ चुका है कि राहुल गांधी की यात्रा से पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है। अचानक गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। यही नहीं दोस्तों, पवन खेड़ा ने इस पे एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया। मैं उनका ट्वीट आपको पढ़ के बताना चाहता हूं उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा। अभी तो भारत जोड़ो यात्रा को मात्र 15 दिन हुए हैं और भाजपा के प्रवक्ता गोडसे मुर्दाबाद बोलने लगे। मंत्री मीडिया से फैलने वाली नफरत पर चिंतित होने लगे। मोहन भागवत के, आप समझिए दोस्तों, जो यहाँ पर इमाम के पास पहुंच गए। आगे देखिए होता है क्या। ये पूरा का पूरा लंबा चौड़ा ट्वीट पवन खेड़ा ने लिखा है। अब इस ट्वीट का मतलब भी समझिए दोस्तों कि ये तीन लोगों के बारे में बात कर रहा है। पहले तो है दोस्तों अनुराग ठाकुर। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले तो अचानक से अनुराग ठाकुर को मीडिया की नफरत याद आने लगी। इनको तब मीडिया की नफरत याद नहीं आई जब पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में उल्टा सीधा बोला गया, लेकिन अब दोस्तों इनको मीडिया की याद आ रही कि मीडिया देश में नफरत फैला रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले। दूसरा नाम दोस्तों मोहन भागवत, जो कि अचानक से इमाम के पास पहुंच जाते हैं दोस्तों, और इमाम के पास पहुंचकर कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, हम उनका अच्छा चाहते हैं। तीसरे दोस्तों गौरव भाटिया, जो कि अचानक से गोडसे की पूजा करा करते हैं, जो लोग गोडसे से प्यार करते हैं, वो अचानक लाइव डिबेट में मुर्दाबाद बोल देते हैं। भाई ये भारत जोड़ो यात्रा का ही तो डर है जो इन सब में दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भाजपाइयों पर गर्जे अखिलेश यादव, बोले आजम खान को फंसाने की हो रही है कोशिश, राज्यपाल से मिलकर भी की शिकायत।
आपको बता दें दोस्तों, कल अखिलेश यादव राज्यपाल से मिले, उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा राज्यपाल से। दरअसल आपको बता दें, अब आजम खान के ऊपर एक और मामला दर्ज कर दिया गया है, जो कि लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर आजम खान को ऊपर काफी कुछ इल्जाम लगाए गए हैं। अब इसके विरोध में, आजम खान के समर्थन में और भाजपा के विरोध में अखिलेश यादव उतर गए। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर आजम खान को फंसाने की कोशिश कर रही है, एक के बाद एक उनके ऊपर झूठे मुकदमे डाले जा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, आजम खान पहले ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर 100 से भी ज्यादा झूठे मुकदमे योगी आदित्यनाथ ने 1 साल के अंदर दर्ज कराए। इसमें दोस्तों ऐसे ऐसे मुकदमे जिनको सुनकर आप हंस जाएंगे। बकरी चोरी, भैंस चोरी दोस्तों, गले से 5,000 10,000 लूटने की चोरी, और माँ बेटे सबको मुल्जिम बनाया गया है। लेकिन मुझे सवाल में ये नहीं पता दोस्तों कि दरअसल योगी आदित्यनाथ तो खुद भुगत चुके हैं। जब मुलायम सिंह यादव ने 3 दिन की जेल करा दी थी, तो योगी आदित्यनाथ के दोस्तों पसीने छूट गए थे, और दोस्तों योगी रोने लगे थे सदन में 3 दिन की जेल में ही। अब आप समझिए, आजम खान को उन्होंने 2.5 साल जेल में रखा, और उसके बाद अचानक फिर से परसों एक झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया लाइब्रेरी को लेकर, किताबों को लेकर। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है दोस्तों कि आखिरकार हमारे देश में हो क्या रहा है। हमारे देश में वाकई कानून का राज है या फिर बीजेपी का राज है, ये समझने में जनता भी असफल हो गई है। एक तरफ तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों को बदनाम कर रहे हैं, हम भी इंसान हैं। वो तो सबको ही दिख रहा है कि आप लोग इंसान हैं, लेकिन कम से कम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, उनको ये तो रखना चाहिए कि वो किस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप समझिए, मुझे अभी भी याद है दिल्ली के कोर्ट ने दोस्तों, दिल्ली के कोर्ट के जज ने एक अजीब सी बात कही कि देखकर और सोचकर तो बोला करिए, आप देश के प्रधानमंत्री को जुमलेबाज बोल रहे हैं। वाह भाई, मतलब अचानक से दोस्तों जज के दिल में मोदी जी के लिए प्यार जाग गया। आप समझिए, और क्योंकि मैं चाहे वो दोस्तों कोई भी हो, आप समझिए, चाहे शर्जील इमाम हो या फिर और वो सारे के सारे लोग दोस्तों जो अब तक जेल में बंद हैं CAA के दंगों के दौरान, जिनको बंद किया गया था, ये उस वक्त प्रक्रिया दी गई। भाई आपको तो मोदी जी को सिर्फ जुमलेबाज कहने पर हाई कोर्ट के जज अगर ऐसा बोलने लगे तो फिर तो हो गया। क्या हुआ, जुमलेबाज कोई बड़ा शब्द तो नहीं है। जब मनमोहन सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री थे तो लोग उनको दोस्तों साइलेंट प्रधानमंत्री कहा करते थे। तब तो आपका यहाँ पर ये खून नहीं जागा, तब तो देश ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक के मनमोहन सिंह साहब को यहाँ पर कठपुतली तक बताया जाता था सोनिया गांधी के हाथ की। लेकिन आज अगर कोई नरेंद्र मोदी से दोस्तों आप जुमलेबाज कह रहा है तो जज को इतना बुरा लग रहा है, और फिर जब जजों पर उंगली उठाओ तो ये लोग कहते हैं कि हम तो हमारा काम सही से कर रहे हैं, जनता हमें बदनाम कर रही है और हमारा नाम खराब कर रही है। आप बताइए कि किसानों के लिए एक ऐसा पैनल बना दिया जाता है यश बोबड़े के दौरान। समझिए, यश बोबड़े को जब किसान आंदोलन होता तब वहां के चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, और यश बोबड़े एक ऐसा पैनल बनाते हैं जो किसानों की इन काले कानून के लिए, जो पैनल दोस्तों पहले से ही बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थन था। यानी कि यश बोबड़े जो कि इस देश के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस पैनल में ऐसे लोगों को रखा था, इस समिति में दोस्तों ऐसे लोगों को जांच करने के लिए सौंपा गया था कि ये लोग फैसला लेंगे कि ये कानून सही है या गलत। अरे भाई, अगर आपको ऐसा एक पैनल बनाना ही था तो आपको ऐसे लोग लेना थे जो सरकार की तरफदारी ना करते हो। आपने तो उस पैनल में 4 लोग ऐसे भरे थे जो कि सरकार के बहुत बड़े मुरीद हैं और जो शुरू से ये कह रहे थे कि ये काले कानून तो किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो फिर ऐसा पैनल बनाने की जरूरत क्या थी? अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हम सवाल ना उठाएं तो फिर किस पर उठाएं? ऐसे ही दोस्तों रंजन गोगोई को ले लीजिए, सबसे बड़ा देश का फैसला दिया बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर का, उसके बाद बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। अब दोस्तों अगर आप समझिए गोगोई के ऊपर सवाल ना उठे तो फिर क्या उठे? क्योंकि गोगोई जिस तरीके से बीजेपी की तरफदारी करते थे उससे तो यही लगता था कि ये चीफ जस्टिस कम बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा है ना। तो ये सवाल उठते हैं। तो अगर इन सवालों के जवाब चाहे वो चीफ जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई भी जज, अगर उनके पास आम जनता के सवालों के जवाब देने को ही नहीं है तो आप समझिए फिर क्या ही इंसाफ होएगा। और इंसाफ को लेकर तो खैर आज एक अलग ही प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। सरकार ने अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब